Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening everyone. एक बार बता दीजिए, am I audible, visible properly? Is everything all right? Are you getting me properly? Vikas, Mayank, Satyaprakash, Amrish, Shivam, Navender, Avanish, Harry. Yes, Mayank, class is live now. Am I? Good evening everyone. So we are talking about interview process, right? Yesterday was the very first class and okay, everything is all right. Okay, so let's get started. So I think in the last class we had discussed about this aspect as well, types of interviews and all, pre-interview preparation. यहां तक बात कर ली थी हमने, right? ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी. Next one is arriving. Be sure to allow yourself plenty of time to arrive at your destination. You may want to conduct a dry run prior to your interview day. Try to arrive 10 to 15 minutes early at the site to allow you to park, walk the interview, use the restroom, or just gather yourself. So, very basic and important point because sometimes, we miss out basics. तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी इंटरव्यू का डेस्टिनेशन है वहां पे समय से पहुंचिए, क्योंकि परेशान हैरान तरीके से आपने एंटर नहीं करना है वहां पे. तो यही बातें यहां पे लिखी गई हैं, राइट? कि भाई अपने आप को पूरा टाइम दो, इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपने आप को ब्रेस कर सकें. जस्ट यहां पे जो लिखा ना, जस्ट गैदर योर सेल्फ मीन्स वॉट, दैट यू शुड बी इन द पोजिशन टू फेस दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, राइट? यू शुड नॉट बी लाइक हैफ जर्ड, बेचैन, हैरान, परेशान. जस्ट बी काम एंड कंपोज, बिकॉज जो आप फेस करने जा रहे हैं उसके लिए वो कामनेस और वो कंपोजर बहुत जरूरी है. दैट इज द टेस्टिंग ऑफ योर पर्सनालिटी. तो हो सकता है कि भाई इन जनरल आप बहुत काम एंड कंपोज्ड हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेवकूफी आपने अपना अराइवल ढंग से प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं किया था, जिसकी वजह से वहां पे मालूम लग रहा है, पड़ रहा है सामने वाले पैनल को कि आप बहुत ही बेचैन और परेशान इंसान हैं. एक बार, जैसे कई बार ऐसा होता है जो यहां पे लिखा है कि अपने डेस्टिनेशन को जाकर के देख भी आओ, ड्राई रन कर आओ कि भाई कहां पे है, कैसे है. चलो, नेक्स्ट थिंग इज greetings and introduction. Only one chance to make a good first impression. Dress appropriately, smile, maintain eye contact, firm handshake, remain poised and confident. These are the 5 main points discussed out here. इनमें भी हम बहुत गहराई में जा सकते हैं, राइट? तो ये भाई पहला तरीका है जिससे आप जो इंप्रेशन छोड़ते हैं उससे समझ में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर. जैसे मैंने कहा कि अभी आपका अराइवल ही अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है एंड यू आर एंटरिंग द रूम इन अ वेरी हैफ्जर्ड मैनर, पसीना हो रखा है आपको, शर्ट आपकी गीली हो गई भागा दौड़ी के अंदर, तो वो इंप्रेशन ही आपका बहुत बुरा जा रहा है वहां पे. तो वो सबसे पहला मौका होता है, बिकॉज द मोमेंट, कल मैंने आपको वो इंसिडेंट सुनाया था उस स्टूडेंट का, आपको याद होगा ना, आई थिंक बीबीए वाला, जहां पे शी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एज फार एज हर एकेडमिक्स इज कंसर्न, नॉलेज इज कंसर्न, राइट? और उसका स्कोर इतना अच्छा था, कैट में अच्छा स्कोर, आईएम शिलोंग से वो शायद इंटरव्यू दे के आई थी, 2-3 जगह और इंटरव्यू दे के आ चुकी थी वो, और ये आईआईएफटी के लिए था. तो एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक एज पर प्रोफाइल, बट जो वहां पे नजर आया उसकी छोटी सी बेवकूफी की वजह से वो एक गलत इंप्रेशन डाल सकता है. तो कमरे में दाखिल होना है आपको, वही यहां पे है कि भाई कमरे में जब दाखिल होना है वहीं से आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है, स्कैनिंग शुरू हो जाती है. ड्रेस अप्रोप्रिएटली. अब ड्रेसिंग को लेकर के फिर हम डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे, उतना आपको समझ में आता है ड्रेस अप्रोप्रिएटली का क्या मतलब है. यू विल बी इन अ फॉर्मल सेटअप, राइट? गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी है. एक फॉर्मल सेटअप में आपको फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए. स्माइल बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके फेशियल एक्सप्रेशन ये बता सकते हैं बहुत आसानी से कि आप नर्वस है, राइट? वी हैव 70 मसल्स इन आवर फेस and that can create 7,000 kinds of facial expressions. So someone who has the understanding of facial expression may understand easily that in what kind of mental state you are at that moment, right? So smile एक बहुत अच्छा आपके पास हथियार होता है. Maintain eye contact, बहुत बेसिक सी बात है कम्युनिकेशन की, कि जब आप आंखें चुराते हैं, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते, तो वो दिखा रहा होता है कि शायद आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो एक आई कांटेक्ट, जैसे मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी उस
एग्जाम्पल को लेते हुए कि व्हेन शी वाज आंसरिंग माय क्वेश्चन शी वाज जस्ट लुकिंग एट मी, एंड उस समय के लिए जो बगल के पैनलिस्ट हैं उनको पैनल को नहीं देखा उसने, जब उनको आंसर कर रही तो मुझे नहीं देखा उसने। तो ये आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर इफ देयर इज अ पैनल एंड वन पर्सन आस्क्स यू द क्वेश्चन, देन व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग दैट क्वेश्चन यू विल लुक इन द आईज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने सवाल पूछा है। बट जस्ट आंसर शुरू करने के थोड़ी देर के बाद you have to have a casual eye contact with each of the panelists in terms of like you are addressing them. It's not like कि सबको ध्यान से आई कांटेक्ट का मतलब ऐसे घूरने लग जाओ, वो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आई कांटेक्ट का मतलब कि वो एक फॉर्मल सेटअप में जिस तरह से आई कांटेक्ट होना चाहिए कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, वो वहां नजर आना चाहिए। अगर वो हैंडशेक के लिए आपको पूछते हैं तो तभी जाहिर तौर पे आपने हैंडशेक करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप पहुंचे और हेलो सर गुड मॉर्निंग, वो नहीं करेंगे। ये भी ध्यान में रखना है। ये सब बॉडी लैंग्वेज वाले पोर्शन में हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। हैंडशेक का तरीका क्या होता है, इस तरीके से आप किसी को इस तरीके से अगर हैंडशेक कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इस सब पर्सनैलिटी कैसी है वो आपको दिखा रही है। या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पे पैनल अगर हाथ बढ़ाता है तो आप हाथ बढ़ा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप पहले हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हैंडशेक हो रहा है तो दैट शुड बी फर्म, राइट? वो बिल्कुल फर्म होना चाहिए। ये नहीं कि हाथ बिल्कुल ठंडा सा है आपका, और वो लगना चाहिए कि यस किसी से मुलाकात हुई है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा दबा देना है या बिल्कुल हल्का रखना है, ताकत वहां नहीं आजमानी है, लेकिन एक फर्म हैंडशेक होनी चाहिए। रिमेन पॉइज्ड एंड कॉन्फिडेंट, वही सिंपल सी बात। ये जितने सारे ट्रेट्स हैं वो उसी के लिए हैं। तो जो भी आपको तैयारी करनी है एक्चुअल इंटरव्यू से पहले, वो इतनी बार हो जानी चाहिए, रिहर्सल उसका इतनी बार कर लो कि वहां पे जब पहुंचो तो तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, राइट? तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। व्हाट सिग्नल्स आर यू सेंडिंग? पॉजिटिव सिग्नल्स, लीनिंग फॉरवर्ड, दैट शोज इंटरेस्ट। See if you're smiling, friendly, nodding, attentive and alert, eye contact, curious and focused. These are the positive signals. Negative signals, crossed arms, like if you're sitting on the chair and you're like this. So this is what? ये crossed arms है। ये सही नहीं है, ये laid back दिखाता है, कई बार defensive दिखाता है। Fidgeting hands or topping feet, बहुत बार आपने देखा होगा आपके हाथों में फिजिटिंग शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाता है, या कुछ लोग यहां खुजलाने लगेंगे, यहां छूने लगेंगे, या एक पैर ही में कंपन शुरू हो जाती है। दैट इज रिटन दैट यू आर टैपिंग फीट, यू आर टैपिंग फीट। एंड ये आपको अपने घर परिवार में भी लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग अगर चेयर पर भी बैठे होते हैं या सो रहे हैं तो भी उनका एक पैर हिलाते रहते हैं वो, और वो एक इंडिकेशन है कि आपके दिमाग में कुछ कहानी चल रही है। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, दैट इज अनट्रस्टवर्दी। वही जैसे मैंने कहा कि ऐसा लगेगा कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लैक ऑफ आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। वो अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट हो, और लीनिंग बैक वो भी डिस्कंफर्ट शो कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं होता कि मान लो ये बैठने का पोस्चर है तो आप बहुत ज्यादा आगे भी नहीं झुक सकते और लेट बैक भी नहीं हो सकते। एक इरेक्टेड पोजीशन में आपको बैठना होता है, राइट? Yes, Sarika, this course is beneficial for all kinds of personality testing, right? And you will get inputs for all kinds of exam. Whether you are preparing for, NDA series, that SSB thing, you are preparing for any kind of exam, like you are mentioning KVS over here. So, your subjective knowledge, वो तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन rest of the things वो तो common ही रहने वाली हैं, उनमें कहाँ change आने वाला है? भाई अगर हम broader तरीके से बात करें तो in any interview, there are 5 broader areas. The first thing is you, the subject. मतलब आप उस समय इंटरव्यू के भी तो सब्जेक्ट है, इंटरव्यू आपका ही तो अंतर्दर्शन किया जाना है वहां पे। तो यू शुड नो योर सेल्फ, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर वीकनेस, व्हाट्स योर फेलियर, व्हाट्स योर अचीवमेंट, राइट? योर इंटरेस्ट इन डिफरेंट एरिया, सब्जेक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो खुद को जानना जरूरी है, ये सबसे पहला एरिया है इंटरव्यू का। अभी मैं थोड़ा जेनेरिक बात कर रहा हूं सो दैट कि जो लोगों को ऐसा डाउट है वो समझ में आ जाए उनको। फिर अगला जो एरिया है वो क्या है? आसपास का। आपको अपने बारे में कितनी जानकारी है, कितनी समझ है, फिर आप जिस दुनिया में हैं उसके बारे में कितनी समझ है, मींस व्हाट जनरल अवेयरनेस कैन बी टेस्टेड। थर्ड एरिया इज योर एकेडमिक्स, like the kind of educational background you have. Yeah, if you have some sort of work experience and you are switching to a new company, so definitely the kind of experience you had, right? Question could be based on that as well.
तो वो आपका उसमें आ गया तीसरा सेक्शन। चौथा सेक्शन क्या है, वो आपका चेक किया जाता है एथिकल डिलेमा में डाल करके। बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यूज में आप इस तरह की चीजें देखते हैं, राइट? या मान लो यू आर गोइंग टू फेस इंटरव्यू फॉर बैंक पीओ और एसबीआई पीओ आप बन गए, तो वहां पे सवाल पूछा जा सकता है। या क्लर्क बने, इंटरव्यू का प्रोसेस कहीं पे हो रहा है, तो वो पूछ सकते हैं कि भाई आप सपोज आप अपने काउंटर पे बैठे हैं, एक इंसान आता है जो बहुत बदतमीजी करता है, बाकी जो लोग खड़े हैं लाइन में आपके सामने उनके साथ व्यवधान पैदा करता है, आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सो दे जस्ट पुट यू इन अ सर्टेन सिचुएशन and they just want to understand that what kind of response you would give, like you are preparing for KVS, right? If you are a teacher, TGT, PGT, whatsoever, किसी भी लेवल पे हैं आप जहां आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना है, so they can definitely put you in a certain situation, right? And then they can seek your response, that how would you respond in that particular situation. तो ये एक चौथा एरिया है। और पांचवा एरिया क्या हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार बहुत विटी सवाल पूछे जाते हैं। तो मोटे तौर पे ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई इंटरव्यूज इन 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ टेस्टिंग योर पर्सनालिटी, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी दैट इन एनी इंटरव्यू दे आर गोइंग टू टेस्ट ऑल द 5 एरियाज। लाइक ऑलरेडी आई हैव सेड इन अ स्टडीज क्लास दैट इन एनी इंटरव्यू यू आर द ड्राइवर ऑफ द प्रोसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, यू आर द ड्राइवर। सो यू शुड ड्राइव योर कार, योर व्हीकल इन दैट डायरेक्शन जहां आपको चलाना अच्छा आता हो। जस्ट फॉर द हेक ऑफ स्पीकिंग डोंट स्पीक एनीथिंग। बोलने के लिए कुछ मत बोल दो, आप जवाब मत दे दो, क्योंकि आपके बोले हुए जवाब से ही अगला सवाल पैदा होना है। अगर आपको लगता है ये कि वॉट एवर फॉलो अप क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, आई एम एब्सोल्युटली एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन, एंड whatever response you are giving in answering that particular question, that reflects some great qualities of your personality, and those qualities are also required in that particular situation, तब तो बहुत अच्छा है। वो जवाब आपने देना है कि उस जवाब से पैदा होने वाला सवाल जो पैदा हो, उसका जब आप जवाब देने जाएं तो आपके अंदर की कुछ और गहराइयों के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू है ना, अंतर्दर्शन है, तुरंत थोड़ी वो अंदर घुस जाएंगे। वो सवालों के जरिए ही आपको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आप अच्छा खेल गए, अब सपोज जैसे मान लो हॉबीज इंटरेस्ट है, मैंने भी बहुत बार देखा है, इंप्रेशन जमाने के लिए सर आई लिसनिंग टू म्यूजिक। व्हाट्स योर हॉबी? लिसनिंग टू म्यूजिक बोल देते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, सर्फिंग, इंटरनेट, ये सब लिखे भी होते हैं, सीवी में बोल भी देते हैं। अब अगर उनको पूछ लो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन, तब तुरंत उन्हें झटका लग जाता है, ये क्या हो गया। अब मान लो उसमें उसने कुछ फेंकने के लिए ऐसे बोल दिया कि सर आई लाइक semi classical music, so can you give me couple of vocalists in semi classical, what you listen? अब फिर बेचारा फंस गया। या तुमने मान लिया बोल दिया रॉक म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, या जैज मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा कि भाई पिछले 2 दशकों में कौन से आप क्या 3 ऐसे रॉक सिंगर्स या जैज सिंगर्स के बारे में बता सकते हैं जिनके आप फैन रहे हैं। अब आपको यह लग रहा है कि काश धरती फट जाती, मैं समा ही जाता। ये तो इंसान सामने मेरी इज्जत तार तार करने में लग गया है। वो नहीं कर रहा है, आपकी बेवकूफी आपका इज्जत तार तार कर रही है। ये बहुत सारे लल्लू लालों की ये कहानी होती है। और ये जो कॉपी और पेस्ट वाले लोग होते हैं ना, मैं उनके लिए बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कि सामने जो बैठा है मतलब वो बेवकूफ है? पैनल में ऐसे तो लोग बैठते नहीं है, उन्हें सब पता। वो आप जैसे लोगों को बहुत टाइम से देख रहे हैं। और हमारी साथ दिक्कत क्या होती है, जब हम अपने 20s में होते हैं ना, तो हमें लगता है आई एम द बॉन्ड, आई डू नो एवरीथिंग, इनको क्या पता। तो वो बहुत बॉन्ड देख चुके हैं। इवन कई बार मैंने स्ट्रेस इंटरव्यू किया है और मेरे आंखों के सामने मतलब आंखें लाल करके और रो करके भी कैंडिडेट गए, क्योंकि हमें मतलब उनकी ट्रेनिंग का ये पार्ट था। 5 मॉक पीआई लेनी होती थी हमें, जनरली 3, 4, 5 जैसी जरूरत है। तो कई बार अगर पहले मॉक पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में हमें यह लग रहा है कि ये जो कैंडिडेट है ये बहुत हवा में है अभी, तो हम स्ट्रेस इंटरव्यू रेकमेंड करते थे। तो अगली बार कोई और होता था जो पैनल में और वो स्ट्रेस इंटरव्यू करता था, ग्रिल कर देता था बुरी तरीके से, और तब वो जमीन पे आता था बच्चा वो। तो कई बार फ्रेशर्स के साथ इस तरीके का होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंटरव्यू के प्रकार में। स्ट्रेस इंटरव्यू भी है, ग्रिलिंग होती है खतरनाक तरीके से। तो अगर आपने मुंह से कुछ निकाला है, लिसनिंग टू म्यूजिक बहुत बड़ा है ये, आप ऐसे नहीं बोल सकते बस लिसनिंग टू म्यूजिक, वो घुस जाएंगे। तो ये संभाल के रखो कि भाई लिसनिंग टू म्यूजिक, देन व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक,
You like typical Bollywood music, classical, semi-classical, or any jazz, pop, rock, whatsoever the kind of interest you have a detailed research about that, because if the follow-up question is going to come, you should have the ability to answer that. अच्छा, मुझे सर बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, कौन सी इरा के पसंद हैं? 60s के हैं, 50s के हैं, 70s के हैं? आप अपने 5 फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स बता दीजिए। भाई म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक डायरेक्टर्स में तो इंटरेस्ट होगा ना थोड़ा बहुत, कि भाई इनका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा। या 5 लिरिसिस्ट के नाम बता दीजिए उस जमाने में आपको 60s के गाने बहुत पसंद हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे इंप्रेशन बनाने, सर आजकल के गानों में क्या रखा है, हमारे जमाने में पुराने गाने बहुत अच्छे होते थे। पूछ लो बेटा, बताओ पुराने गाने कुछ। तो ये ध्यान में जरूर रखना है, मुंह से वही उगलो जो संभाल पाओ। ये मैं अच्छे लेवल के इंटरव्यूज की बात कर रहा हूं, जहां भी थोड़ा एक अच्छे लेवल की पोजीशन है। अब जाहिर तौर पे आप केवीएस की बात कर रहे हैं, तो केवीएस में पीजीटी, टीजीटी, आप एक तो उस लेवल पे सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो आपका अपने विषय पे तो कमांड होगा ही होगा, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने विषय में बहुत गहराई से कमांड होना चाहिए। साथ ही साथ आप जिधर गाड़ी लेके जाएंगे उधर वो आपसे सवाल पूछेंगे। चलिए, तो ये चीजें ध्यान में रखिए ना। लीनिंग फॉरवर्ड ज्यादा नहीं, ये नहीं कि अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, मैं यहां बैठ के दिखा नहीं सकता हूं, दिक्कत ये है ना, कैमरे में आएगा नहीं वो। ऑफलाइन सेटअप में कई बार दिखा देते थे। अब मान लो चेयर है, अब कुछ लोग चेयर के ना बिल्कुल आगे बैठ जाते हैं, आधे पोर्शन पे एकदम आगे बैठे रहेंगे, ऐसे झुके रहेंगे। तो ये जो लीनिंग फॉरवर्ड लिखा है, ये इसलिए नहीं लिखा कि तुम हमेशा ऐसे झुके रहो, हाँ माई बाप बताइए आप, डरे सहमे थोड़ी है। लीनिंग फॉरवर्ड का ये मतलब है कि यू शुड नॉट बी लेड बैक। आप चेयर पे पूरा बैठिए आराम से, आपकी जो बैक है वो चेयर का जो बैक रेस्ट है उसके साथ लगा होना चाहिए, और बिल्कुल सीधी पोजीशन में आपकी कमर होनी चाहिए। न तो आपको आगे झुकना है, न तो चेयर के फर्स्ट हाफ में बैठने चुका ना, सेटिंग ऑन द एज ऑफ द चेयर, तो वो एज ऑफ द चेयर पे भी नहीं बैठना आपको। लीनिंग फॉरवर्ड, आपको मान लो कोई सवाल नहीं सुनाई दिया तो आप जरूर मतलब आगे आपकी बॉडी थोड़ी सी झुकेगी, ऐसे आप झुके और जिस भी पैनल से पूछना है आपने पूछ लिया वो। सो दैट कैन बी डन, बट इट्स नॉट लाइक दैट थ्रू आउट योर इंटरव्यू यू आर लीनिंग फॉरवर्ड। So that also reflects that you have some sort of nervousness, right? स्माइलिंग का ये मतलब नहीं कोई बिना मतलब ही हमेशा मुस्कुराते ही रहना है या हंसते ही रहना है। उसका मतलब कि जस्ट एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर वहां पे होना चाहिए। कुछ लोग दुखद बातें भी करते हैं तो भी उनके चेहरे पे स्माइल रहती है, राइट? तो ये भाव बदलने चाहिए। स्माइलिंग दैट डज नॉट मीन दैट ऑल द टाइम आप वहां कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, जहां सिंसियरिटी की जरूरत है वहां रखिए। ये स्माइलिंग सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपका एक स्ट्रेट फेस नहीं होना चाहिए कि ये दिखाई दे कि आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत प्रेशर में है। ठीक है, बात क्लियर हो गई भाई? ये बातें सत्यप्रकाश पूछ रहे सर एसबीआई बीपीएसपीओ में कैसे रहना चाहिए? ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब जैसे हो वैसे ही रहो। इंटरव्यू में जैसे हो अगर वैसे रहोगे तो काफी हद तक चीजें सही रहेंगी। जब आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं है, तभी आप पकड़े जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना भी इसी आंसर में, देखो ये कितना सिंपल एग्जांपल था, लिसनिंग टू म्यूजिक। ऐसे ही आप कोई और जवाब इंप्रेशन जमाने के लिए अगर दे रहे हैं, और लेकिन आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको संभाल नहीं पा रहे। आपको याद है ना वो कुमकुम भाग्य वाली की स्टडी मैंने शेयर डिस्कस की थी इसी में, जब मैंने उस कन्या से पूछा दैट if I could ask you in the last 15 years what kind of change you have witnessed in the typical Bollywood cinema, and if you could take the names of some directors and movies what you feel have played a pivotal role, then I would definitely appreciate. And she started by answering this question, sir, I am not able to recall the names of the directors, but I can take the names of movies. And then she took the names of movies, Ragini MMS2 and Hate Story, and after that she kind of summarized that the kind of change we have seen in the Bollywood that has been pretty negative. वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि हम घर परिवार वालों के साथ फिल्में नहीं देख सकते। और अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए शी गिव द एग्जांपल ऑफ सनी लियोनी एज वेल कि सर हमारे पास ऑलरेडी हीरोइंस थी, हमें सनी लियोनी को लेके आने की क्या जरूरत थी। दिस वाज द आंसर ऑफ एन आईटी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट who had prepared for CAT for a year. She wrote the CAT examination, got her results, and now she's preparing for interviews. And this is the answer of that lady. So that simply reflects that कि वो अंदर से कितनी वीक है। उसका जवाब और जो हमारा समाज जो हर जगह पे अपने मानक तय करता है, उसके जवाब में भी कुछ खास फर्क नहीं था। वो एक मैनेजर वाला जवाब नहीं था।
आई हैड आस्क्ड अबाउट 15 years, बट शी टुक द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज मूवी जो उस समय से 2 साल पहले बनी थी. अगेन उन्हीं उसी पीरियड में देवर फीमेल सेंट्रिक सिनेमा, लाइक मर्दानी भी आई थी, वो जो मैरी कॉम आई थी उस समय. आप उन फिल्मों के भी नाम ले सकती थी, बीइंग अ लेडी, कि सर दिस काइंड ऑफ शिफ्ट वी आर सीइंग नाउ डेज. We can't imagine a movie like Piku can do a business of more than 80 crore some 20 years back. या क्वीन जैसी फिल्में नहीं पॉसिबल थी कि 100 करोड़ का बिजनेस करें आज से 20 साल पहले. तो आई थिंक सर दिस इज अ फिनोमिनल शिफ्ट. नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन स्टोरी लाइन्स. शी कुड टेक द नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स. 2000 से बात शुरू करी थी, वो एग्जाम्पल ले सकती थी लगान का. वो एग्जाम्पल ले सकती थी 22 साल के डायरेक्टर फरहान अख्तर की मूवी दिल चाहता है कि उस समय उसने, उसके बाद लक्ष्य बनाए उसने. एंड देन देयर इज अ होल लॉट ऑफ डायरेक्टर्स. सबका, नीरज पांडे का अपना स्टाइल है कहानी कहने का. यू आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ चेयर इफ यू आर वॉचिंग अ नीरज पांडेज मूवी, वेंसडे टाइप. तो देयर इज इम्तियाज अली. पहली फिल्म से लेकर के आखिरी फिल्म तक हर फिल्म के अंदर जर्नी की थीम है. सोचा न था, जब वी मेट, लव आजकल, हाईवे. तो ये सारी मूवीज के अंदर तमाशा, एवरीवेयर सम सॉर्ट ऑफ जर्नी, रॉक स्टार, हर जगह पे जर्नी दिखाई जा रही है. फिल्म में ट्रांजिशन हो रहा है, लिटरल भी जर्नी है और इंसान की भी जर्नी है. तो कहने का मतलब कि अगर शायद उसने इस सवाल का भी जवाब दे दिया होता इस तरीके से, ठीक है वो रेपो रेट नहीं बता पाई, ऑयल प्राइसेस के बारे में वो बात नहीं कर पाई, अगर ये सवाल का जवाब भी दे देती तो मुझे शायद ये लगता कि यस डेफिनेटली राजकुमार हिरानी इज देयर. मुझे लगता कि यस शी हैज सम काइंड ऑफ मैनेजरियल इंस्टिंक्ट विद इन हरसेल्फ. उसके दिल के किसी कोने में कुछ मैनेजमेंट के लिए जिंदा है. लेकिन वो बेचारी स्क्रिप्ट जीवन का जो हमने पढ़ा था ना, स्क्रिप्ट पूरा कर रही थी. बेटा इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, जिंदगी में बाहर आ जाएगी. तो उसने भी वही किया था. घर वाले इंजीनियरिंग करा रहे थे, लास्ट ईयर में बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं कैट की कोचिंग, फिर कैट दे लेते हैं, फिर लगता है जीवन में बाहर आ जाएगी. अब तो आपको एंट्री मिलेगी तब बाहर आएगी, सही जगह पे मिलेगी एंट्री जब सही तरह की जानकारी होगी आपको, और आपके जवाब से सब कुछ पता किया जा सकता है कि आप किस दिमाग के इंसान हैं. इन बिजनेस स्कूल्स में फिल्मों के ऊपर केस स्टडीज होती हैं, सीन्स के ऊपर केस स्टडीज होती हैं. तो कहने का मतलब कि यहां पे आपकी जो इसको हम कहते हैं ना कि प्री कंसीव्ड नोशन, पूर्वाग्रह नहीं दिखना चाहिए. दिखना चाहिए कि एक ऐसा अलर्ट दिमाग जो चीजों की एनालिसिस कर सकता है, जो चीजों को इवेल्युएट कर सकता है, राइट. और हर एक एस्पेक्ट को, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, पॉलिटी, राइट, हर जगह पे जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या पर्पस है, इन चीजों की समझ. और ये आपके ऊपर है कि आप किधर गाड़ी लेके जाते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. आइए साहब, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल, टारगेटिंग योर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड करियर गोल्स. तो ये तो जनरल है, बेसिक है, ये पूछा ही जाता है. लाइक सैंपल क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, किसी भी तरीके से, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जैसे मैंने कहा कि ये सब आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन है. वाई डिड यू चूज टू इंटरव्यू विद अस, ये वही वाली बात है कि वाई दिस कोर्स, वाई दिस पोजिशन, वाई दिस जॉब, वाई बैंकिंग जॉब, वाई गवर्नमेंट जॉब, वाई एमबीए. ये वाई वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है. वाई डू यू वांट, जैसे आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो पूछा जा सकता है वाई डू यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग. अब मुझे याद आ रहा है, मेरी एक स्टूडेंट थी, 4 साल पुरानी बात है या 5 साल पुरानी बात है, केवीएस में ही सिलेक्टेड है वो, और उसकी कुछ ऐसी कहानी थी. उसका भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने कराई थी, वंदना नाम था शायद, व्हाट्सएप में नंबर होगा मेरा, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट उसकी कहानी याद नहीं थी है शायद. हाँ, केवीएस से पहले वो शायद दिल्ली स्कूल में, दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ा रही थी, जो ये आपके म्युनिसिपल काउंसिल वाले जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं. और मैंने जब वंदना से पूछा कि मतलब, क्योंकि जब भी बच्चा कहता है ना कि सर गाइड करो कैसे आंसर करना है, तो बिना बच्चे को जाने तो मैं कर नहीं सकता. तो बच्ची तो खैर नहीं थी वो, शी वॉज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड एट दैट टाइम एज वेल, शी वॉज मैरिड. एंड तो मैंने उसको पूछा कि वंदना आप अपना जो जहां पढ़ाती हैं उसके बारे में कुछ बताइए. तो उसने कुछ बताया था, कुछ इंसिडेंट, और मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं ध्यान में आ रहा है क्या था वो इंसिडेंट. और मैंने उसी के इंसिडेंट से बातें बताई कि भाई ये दिखाता है कि हाँ आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है. इट्स नॉट जस्ट लाइक एक अच्छी सरकारी नौकरी है, केंद्रीय विद्यालय में हो जाए या नवोदय में हो जाए, नवोदय तो पूरी तरीके से
आपका आवासीय विद्यालय ही है, तो आप और आपके परिवार का की देखरेख सब सरकार करती है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए नहीं, लेकिन ये दिखना चाहिए कि आप देखो, टीचिंग इज ऑल अबाउट पैशन। दूसरे की जिंदगियों को आप टच करते हैं। आप अगर ठंडे हैं, सुस्त हैं और आप उसको नौकरी की तरह करते हैं, तो बेहतर है कुछ और नौकरी कर लीजिए। तो यू हैव टू बी पैशनेट। आपने देखा होगा ना मेरा वोकैब वाली 4.25 घंटे की वीडियो, कमेंट में बच्चों ने लिखा है कि सर ऐसा नॉन स्टॉप 4.25 घंटे कोई कैसे पढ़ा सकता है, ना कोई नोट देख रहा है ना कुछ। अरे मैं एक एक टॉपिक के ऊपर घंटों बोल सकता हूं, छोटी छोटी बात के ऊपर बात करी जा सकती है, लेकिन मुझे तब रियलाइज ही नहीं होगा ना कि मैं इतना टाइम से बोल रहा हूं। शायद गला फंसने लग जाए, पानी पीना हो तो मैं रुकता हूं, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहने का क्या मतलब है कि इट्स नॉट कि मैं अपने घंटे देख रहा हूं या मैं अपने आप को कोस रहा हूं फिर से वही चीज पढ़ानी है। यू हैव टू बी पैशनेट, सो यू हैव टू पिक आउट सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ और फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस which could substantiate कि yes you are really passionate about that job। उसमें था, कोई बच्चा था जो बहुत चुपचाप रहता था और बात नहीं करता था, छोटे परिवार से था, शायद मतलब गरीब परिवार से था, और उसको उसने मतलब संभाला था। वो 2 साल से आप ऑब्जर्व कर रही थी वंदना उसको, 1-2 साल से वो लड़का चुपचाप रहता था। फिर पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स की काउंसलिंग की, क्योंकि बच्चे जिस उम्र में होते हैं ना आजकल, आजकल क्या हमेशा से, आजकल थोड़ा सा ये है कि कई बार ये कहा जाता है ना कि भाई बच्चे पैदा करने से पहले काबिल हो जाओ तभी पैदा करो, नहीं तो आजकल बच्चे भी तुम्हें बोल सकते हैं कि भैया तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, मैं पैदा क्यों किया। तो ये कई बार जोक भी आता है, और ऐसा कुछ एक रियल इंसिडेंट हुआ था। ये जो हमारे दून स्कूल्स हैं देहरादून में, बड़े वाले स्कूल्स, महंगे महंगे वाले, तो एक बच्चे के पापा के पास शायद वो थी गाड़ी में, आपकी क्रेटा थी, ठीक ठाक गाड़ी है मिडिल क्लास के लिए, Hyundai क्रेटा। तो वो बच्चा अपने पापा को बोला कि आप गेट से ना पहले छोड़ दीजिएगा, मुझे आधा किलोमीटर पहले छोड़ दीजिए, गेट के सामने, स्कूल के गेट के सामने आपने नहीं जाना, यहीं से निकल लो, दफा हो जाओ। मेरे सारे दोस्तों के माँ बाप के पास BMW है, ऑडी है, जैगवार है, आप अपना क्रेटा लेके आ जाते हो, इज्जत खराब हो जाती है मेरी। तो ये है आज के जमाने के बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर भी है कि अगर मान लो माँ बाप पैसे जुटा, सॉरी गाइस देयर वाज सम डिसरप्शन इन कनेक्शन, दैट्स व्हाई क्लास गॉट स्टॉप्ड। अभी मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं क्लियर आपको? क्लास इज क्लास इज paused, 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 paused। प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस चल रही है, नहीं चल रही है आपकी? हैं? हैरिंग लिखा सर जी, क्लास इज पॉज नाउ, पॉज्ड नाउ। चलिए साहब, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे हम। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो कहने का मतलब कि इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, अभी पिछले दिनों में मैंने कुछ वेबिनार्स किए हैं स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ। अभी 26 तारीख को CBSE के डायरेक्टर के साथ वेबिनार था, और उसमें 3 बड़े बड़े स्कूलों के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल 4 स्कूलों के थे। तो कई बार जब 1-on-1 होता है तो मैं ये जाहिर तौर पे, क्योंकि वो DPS के प्रिंसिपल हैं मैडम, तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि आप किस किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप कैसे टैकल कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू में मैंने खूब किया कि भाई बच्चों का जो इमोशनल हेल्थ है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को किस तरीके से कर रहे हैं। टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। बहुत सारे एजेड टीचर्स हैं, जो एल्डरली टीचर्स हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी के साथ एक्लिमेटाइज होने में उनको टाइम लगा। आपने इसको कैसे हैंडल किया, आप आने वाला समय कैसे देखते हो। तो मैं भी जब इंटरव्यू कर रहा हूं किसी स्कूल के प्रिंसिपल का, तो मैं ये सारे सवाल पूछ रहा हूं। तो आप भी जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वहां ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और आपको अपने जवाब से ये जरूर दिखाना है कि यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट एरिया। सिर्फ सरकारी नौकरी या एक अदद ये नौकरी मिल जाए, ये तुम्हारे जवाब से ये मतलब डेस्परेशन नहीं दिखनी चाहिए। राइट? बात समझ में आ गई? तो यहां पे वही है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, इसके बारे में बात हो जाती है। हॉबीज इंटरेस्ट नहीं लिखा है, वो भी इसमें आ जाएगा, हॉबीज इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा।
इसमें यह भी आ सकता है, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ सो फार, अभी तक आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या समझते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर इन योर लाइफ सो फार, क्योंकि ये पता है ये बिजनेस स्कूल्स जो होते हैं उनका फॉर्म भरना पड़ता है आपको, कॉल्स जब आती है इंटरव्यू के लिए तो उसके पहले एक पूरा प्रोफार्मा मिलता है जिसमें आपको आधा आधा पेज आंसर लिखना होता है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपको लिखना पड़ेगा, वाई एमबीए लिखना पड़ेगा, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, उसका आधा पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। योर स्ट्रेंथ क्या है आधा पेज, वीकनेस, हॉबीज, इंटरेस्ट, अचीवमेंट, फेलियर। वो बस ये समझना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपकी नजर क्या है। इफ यू आर राइटिंग समथिंग एज योर अचीवमेंट देन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू फील दैट इज अचीवमेंट। अब जब हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों को यह लग रहा है कि जिंदगी में अचीवमेंट का मतलब बहुत सारा पैसा कमा लेना या बड़ी गाड़ी रखना ये अचीवमेंट है, और वो बच्चा छठी सातवीं में पढ़ रहा है और उसके पिता के पास खुद 15 लाख की गाड़ी है, और वो कह रहा है कि नहीं आप लेकर के मत जाइएगा वहां पे मेरी नाक कट जाएगी। या हम उन्हीं की बात कर रहे थे कि आप अगर महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और कितना महंगे हैं स्कूल आपको पता है, सरकार का टैब इसमें होना चाहिए बट है नहीं, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए बट नहीं है, तो उसमें छोटे बच्चों का वो ट्रिप बाहर लेके जा रहे हैं, राइट। या उन परिवारों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जिनके पेरेंट्स उनको साल में एक बार फॉरेन ट्रिप कराते हैं या देश में अलग अलग जगहों पे लेके घुमाते हैं, और फिर एक पेरेंट्स वो हैं जो बेचारे माँ बाप दोनों मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इस काम के लिए कि एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाऊं, और वो शायद फीस भरने तक की जुगत है उनके अंदर, उतना वो जुगाड़ कर सकते हैं मेहनत करके दोनों। अब उसके बाद अब बच्चे का वो मुंह देखते हैं, बच्चे का मुंह लटका हुआ है क्योंकि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो बच्चा। उसके दोस्त आते हैं तो फोटो दिखाते हैं, देखो हम सिंगापुर गए थे, हम मलेशिया गए थे, हम दुबई गए थे, हम गोवा गए थे, और ये बेचारा बच्चा मन मसोस के रह जा रहा है। अब इसके मन में अपने माँ बाप ही विलेन हो जाते हैं कि कैसे गरीब माँ बाप हैं यार, कहां मैं पैदा हो गया, मैं मेरी नाक कटा दी इन्होंने। ये सीन आजकल चल रहा है मेट्रो शहरों के अंदर, खासतौर से जो क्योंकि हमारे यहां मिडिल क्लास कई लेवल पे है ना, देर आर एटलीस्ट 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सो कॉल्ड मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में भी बहुत सारी क्लासेस हैं, तो ये एक नया चैलेंज वहां पे डेवलप हुआ है। तो आपको एक सही तरीके का वैल्यू सिस्टम बच्चों के मन में बचपन से ही डालना होगा कि कौन सी चीज रियल वैल्यू की है। भाई टाटा साहब जो हैं, रतन टाटा, वो भी अंबानी वाला जीवन जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं। रिलायंस के जितने सारे वेंचर्स हैं उनका जो कंबाइंड रेवेन्यू है साल भर का, टाटा की सिर्फ एक कंपनी टीसीएस का रिलायंस की सारी कंपनियों के कंबाइंड रेवेन्यू से ज्यादा है, सिर्फ एक कंपनी का, टीसीएस। तो क्या जिस तरह की जीवन शैली अंबानी साहब जीते हैं, रतन टाटा वैसा ही जीवन जीते? नहीं जीते, वो पर्सनल चॉइस है, वो पर्सनल चॉइस है। अब उन्होंने 27 मंजिला घर बना लिया अंबानी साहब ने, 6 लोगों के रहने के लिए 600 नौकर हैं, पता नहीं कितनी गाड़ियों, 180 गाड़ियों के लिए गराज बना हुआ है। तो दैट इज हिज चॉइस, बट वी नीड टू इनकलकेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम इन आवर नेक्स्ट जनरेशन, दैट दीज थिंग्स आर फिजिकल थिंग्स, दीज आर आउटकम्स एंड दीज आर योर चॉइसेस एज वेल। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये चीजें बुरी हैं या गलत हैं, लेकिन यही सही है। ये अगर दिमाग में पड़ गया उनके बचपन में ही कि नहीं, सही जीवन तो बस यही है जहां खूब शो ऑफ है, जहां पैसे हैं, जहां पैसे उड़ाने हैं, जहां अपव्यय करना है, अगर उनके दिमाग में ये घुस गया तो ये डेंजरस है। आपको ये समझाना है कि नहीं, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है। तुम्हारा काम अगर कम में चल रहा है, तुम्हें शो ऑफ करने की आदत नहीं, तुम्हें दिखावा नहीं करना, वो भी तुम्हारा जीवन है और तुम वैल्यू ऐड कर सकते हो बहुत सारे लोगों के जीवन में, और वो भी तुम्हारा चॉइस है कि तुम पैसे कमा रहे हो, तुमने उस तरह की जीवन शैली जीनी है क्योंकि एक चॉइस अवेलेबल है, तो दैट इज योर कॉल। बट दैट इज सुपीरियर एंड दिस इज इंफीरियर, वो गड़बड़ है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जितने सवाल है ना, सैंपल क्वेश्चन, जैसे व्हाई डिड यू चूज टू इंटरव्यू विद अस, ये वाला जैसे मैंने कहा, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट योर लास्ट जॉब या लीस्ट, ये पूछा जा सकता है। जॉब के मामले में आप पढ़ाई करके आ रहे हैं, मान लो आप ग्रेजुएट हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है या कोई भी इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर करी है, बीटेक किया है आपने, तो अब मैं पूछ सकता हूं आपसे, मुझे ही पता है कि भाई 4 साल में तुमने कुछ 40-45 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही है मिनिमम, तो मैं ये पूछ सकता हूं कि भाई व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम योर इंजीनियरिंग। तो तुम्हारे गरीबी का ये आलम ना हो कि भाई तुम 40-45-50 सब्जेक्ट में से
तुम्हारे पास दो सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं जो तुम कॉन्फिडेंटली कहो कि नहीं सर आप इनमें से सवाल पूछ लीजिए मैं इसको आंसर कर लूंगा। कई बार इस हद की गरीबी होती है, इस हद तक गरीबी होती है। अब ऐसे इंसान के कैंडिडेचर पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सपोज यू आर ग्रेजुएट, यू आर अ फ्रेशर and you are going for an interview, and if somebody is asking questions based on your academics, what you have studied in the course of last 3 to 4 years, and you are not able to handle those questions, if you are not able to handle those questions, that puts a big question mark over your candidature. जहां तुमने जिंदगी के पिछले 3-4 साल बिताए हैं, अगर तुम उससे जुड़े हुए सवाल को आंसर नहीं कर पा रहे तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हें अपनी जगह, वो जगह कुछ भी हो सकती है, फॉर दैट मैटर जॉब हो सकती है, कॉलेज का एडमिशन हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, व्हाट्सोएवर, तो मैं अगर अपनी जगह पे तुम्हें अलाउ करता हूं तो इस बात का भरोसा मुझे कहां से मिलेगा कि तुम मेरे काम के होगे? क्योंकि तुम जहां पे पिछले 3-4 साल बिता के आ रहे हो उससे जुड़े सवालों को अगर ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर नॉट अ सीरियस इंडिविजुअल. You do not have decent command over your own craft. You are a very superficial person. बहुत ही सतही आदमी हो तुम. तुम्हारे अंदर कोई गहराई नहीं है. तुमको बस 30 तारीख को अपना पे चेक चाहिए होता है, अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तुम उतने के लिए नौकरी करते हो. यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट. और अगर आप एजुकेशन के लिए आगे जा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया था ना उस मैडम के इंटरव्यू में, जो आईटी इंजीनियर वाली जिसका अभी जिक्र हमने किया, कि मैंने पहले उनसे +2 पूछा, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी का फर्क, डेफिनेशन क्या है, उन्होंने ओम्स लॉ मुझे बताया था. फिर मैंने उनको R इक्वल्स टू रो एल बाई ए बताया. रो इज द रजिस्टिविटी, R इज द रेजिस्टेंस, एंड रो इक्वल्स टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, वो मैंने उनको बताया. फिर वो छोड़ करके मैं इंजीनियरिंग पे आया, लैंग्वेजेस पे सवाल पूछे, उसको आंसर नहीं कर पाई. तो जहां से पढ़ के आ रही हैं 2 साल +1 +2 और फिर बीटेक के 4 साल, वो सवाल नहीं संभाल पाए. और फिर उन्होंने शुरू में ही आंसर में लिख दिया था, आई एम सीइंग माई सेल्फ एट टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट इन ए टॉप एमएनसी इन 10 ईयर्स. तो मैंने वो एमएनसी और मैनेजमेंट भी पूछा था, उसकी भी बत्ती गुल थी. ऑयल प्राइसेस नहीं पता, रेपो रेट, इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप नहीं पता, क्यों घटाया जाता है बढ़ाया जाता है नहीं पता. तो जब जहां से आ रहे हो वो भी नहीं पता, जहां जाना चाहते हो वो भी नहीं पता, तो फिर नीलबट्टा सन्नाटा है मामला, वहीं नमस्ते कर लेंगे वो. तो इस बात को समझें आप. वो अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आपसे ये सवाल नहीं पूछते. नहीं, उनको बहुत जानने में बहुत मजा आ रहा है आपको, वो जानते हैं आपको, आपकी प्रोफाइल जानते हैं, उनके पास बायोडेटा, आपकी सीवी, रेज्यूमे जो कहो सब उनके पास पहले से है. वो बातचीत करके बस तुम कैसे इंसान हो उसके बारे में वो इंटरेस्टेड है. तो ये मत सोच के जाया करो कि वहां वो सामान्य ज्ञान बढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारा बहुत जानने में वो इंटरेस्ट रखते हैं. इवन ये जो पहला सवाल है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. तो मैं इन क्वेश्चंस पे थोड़ा बाद में आऊंगा. मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको पहले दे दूं, इन सवालों को कैसे जवाब देना होता है, कैसे स्ट्रेंथ वीकनेस बताते हैं, हॉबीज इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है अगर पूछ लिया जाए, अचीवमेंट और फेलियर जो है उसको किस तरीके से आप लेवल करोगे, वो सारी बातें हम करेंगे. और देखो ये वही चीज, व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, ये जरूर पूछा जाता है. ये बेसिक क्वेश्चन है. आपको 5 साल में कहां देखते हैं, 10 साल में कहां देखते हैं. तो कहने का मतलब कि वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि इस इंसान का अपने आप को लेके क्या प्रोजेक्शन है. हवा में तो ये नहीं है, इसकी जिंदगी एक पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह तो नहीं है कि हवा कभी इधर आती है तो रोड पे इधर बह जाता है, कभी हवा इधर आती है तो कभी इधर. ऐसे धरती पे बहुत सारे लोग हैं, उनको किधर भी हाँक दीजिए वो घूम जाते हैं उधर. तो अगर आप ऐसे हो तो वही नमस्ते कर लेंगे, क्योंकि आप किसी भी पोजीशन में हैं, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्रोफाइल, दैट पोजीशन. अकाउंटेबिलिटी आपको अपनी दिखानी पड़ेगी, जवाबदेही दिखानी पड़ेगी. आप लीडर हैं वहां पे उस समय, उस पोजीशन के लिए. आप अपने आप को अगर खुद लीड नहीं कर सकते, आपका अपने लिए कोई विजन नहीं है, अपने लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य को आपने छोटे छोटे लक्ष्यों में ब्रेक नहीं किया है, अगर आपकी बातचीत से यह पता लग गया कि यह आदमी भाई हवा में है, तो ऐसे आदमी को तुरंत नमस्ते करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे. मेरा तो काम है इस बैच में सब सिखाना, इसलिए सारी बातें आपको सिखा रहा हूं कि आपकी बातचीत से जरूर पता लगे कि यस यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, यू हैव सम विजन and mission for yourself and you are on the right track as well. If that is the long term goal, तो short term में तुम कुछ कर रहे होगे जो तुम्हें long term की तरफ लेके जाएगा. तो there should be a connection as well कि whatever I am doing as of now and what I want to do 10 years down the line, there is a kind of linkage in that.
राइट, उसके बीच में कुछ लिंक है, मैं उस यात्रा पे हूं, मैं वो सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 10 सीढ़ी के बाद का है, मैं हूं अभी तीसरी सीढ़ी पे, और अगली 7 सीढ़ियों की भी मेरी प्रोग्रामिंग है। तो जब कुछ ऐसे लगेगा बातचीत से, तब तो सामने वाला इंप्रेस होगा, हाँ यार कुछ तो है इसकी प्रोग्रामिंग, यानी अपने लिए प्रोग्राम कर सकता है, तो कोई काम दिया जाएगा उसकी भी अच्छे से प्रोग्रामिंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा बेहतर तरीके से। बिहेवियरल क्वेश्चंस, तो वो देखो ये तुम्हारे जनरल क्वेश्चन हो गए, स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह के सेटअप में पूछा जा सकता है। नौकरी, जॉब के लिए आप जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं या एडमिशंस के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी बिहेवियरल क्वेश्चंस, दीज फोकस ऑन योर एक्शंस एंड आर बिहेवियर्स इन अ प्रीवियस सेटिंग। पास्ट बिहेवियर प्रोवाइड्स क्लूज टू फ्यूचर बिहेवियर। वही मैंने कहा ना, अब तुम्हारे एकेडमिक्स में सवाल पूछूं तुम उसको आंसर ही ना कर पाओ, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस कॉन्सेप्ट का रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, और तुम उसको संभाल नहीं पा रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, अगर स्क्रीन के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि बेटा ये एलसीडी स्क्रीन और एमोलेड स्क्रीन में क्या फर्क है, ये 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज आता है स्क्रीन में, इसका क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है इससे, चिप सेटिंग कैसे होती है, या जो प्रोसेसर लगा है इसमें क्या फर्क है, नहीं पता आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता। कम्युनिकेशन में मान लो करके आ रहे हो, मैं पूछ रहा हूं बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएफ एंटीना एंड माइक्रोवेव एंटीना, राइट, व्हाट आर देयर फंक्शंस। या अगर मान लो एक ग्रामीण एरिया है जहां बहुत खेत हैं, तो वहां पे आप मैकेनिकल टिल्ट देंगे या इलेक्ट्रिकल टिल्ट देंगे आरएफ एंटीना को, जो लंबा वाला लगा रहता है, झुका के रखोगे उसको या वो सीधा खड़ा होगा। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तुम तो 1 नाइट स्टडी करके आए हो, बॉन्ड है 5 इयर्स पढ़ के। तो ऐसे लोगों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पिछले काम से ईमानदार नहीं रहे और वो आपके जवाब से साफ दिख रहा है, तो सामने वाला कैसे ही भरोसा कर लेगा कि नहीं तुम आमूल चूल परिवर्तन लेके आ जाओगे वहां पे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वही यहां पे लिखा है। सैंपल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने कॉलेज के दिनों से एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्कूल के दिनों से, वो जो मैंने कल आपसे एग्जाम्पल शेयर किया था कि उस बच्चे को लगा उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है और वो 4 साल लगातार अपने स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन था, और मैंने उसकी 5 महान बड़ी स्किल्स गिना दी जो एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए। कि मैं कहा तुम्हारे अंदर तो यार सारे तरह के पीपल स्किल्स हैं, प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है, तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग है, तुम्हारे अंदर जो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन करने की ताकत है कि तुम्हारे 11 खिलाड़ी हैं, किसको बॉलिंग के लिए भेजना है, किसको फील्डिंग पे कहां लगाना है। तो ये भी समझ है तुम्हारे पास जो एक लीडर के अंदर होती है। तुम्हारा इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत बेहतर होगा, किसी के बीच में टसल पैदा नहीं होने दे रहे। सो यू हैव दीज सेट ऑफ क्वालिटीज। उसकी आंखें चमक गई, कहा सर पहली बार आपने इतनी इज्जत दी, आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं कहा, सब गालियां ही सुनाया मुझे कि दिन भर खेलते रहते हो, ये है वो है, क्या करोगे। तो ये समझ बहुत जरूरी है, आपके हर एक बिहेवियर से आपने क्या किया है, चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अंजलि पूछ रही सर आपको सारे फील्ड से इतनी नॉलेज कहां से मिली है, पढ़ाई तो कोई एक ही किए होंगे ना। हाँ बेटा, तो लेकिन पढ़ाई मैं पढ़ाई से इंजीनियर हूं, तो इसलिए थोड़ा तो जाहिर तौर पे साइंस और इंजीनियरिंग का पता ही है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर हूं और मेरा खुद का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल में बहुत था, तो गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट है और सब इंजन एंड ऑल। मैं अपने साथ के मैकेनिकल वाले की बुक लेके भी पढ़ा करता था, तो है इंटरेस्ट। साथ में ये आपका पूरा पॉलिटी, और क्योंकि देखो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में रहा हूं, सब तरह के ऑडियंस को हैंडल करना होता है। फार्मा सेक्टर के भी लोग हैं, पेट्रोलियम सेक्टर के लोग हैं, आईटी सेक्टर के तो लोग है ही हैं वहां पे, राइट। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी कमोबेश हर जगह एक जगह जैसी होती है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ, गहराई से थोड़ी सी बिहेवियरल स्किल्स की समझ, तो ये सारी चीजों की समझ है, तब जाकर के आप वहां पे खड़े हो सकते हैं। तो मेरी जिंदगी में यही था कि मुझे हर चीज समझनी थी, जाननी थी ना। एक ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपर्ट मुझे बनना है, बट लल्लू लाल नहीं रहना है कि कोई मुझे चूना लगा के चला जाए। तो वो मुझे बहुत था, बचपन से ही था। तो खूब पढ़ाई करनी पड़ती है, और क्या। और पढ़ाई इसलिए नहीं कि कोई एग्जाम पास करना है या नौकरी करनी है, पढ़ने से ज्ञान से मजा आता है। अंदर की जो भूख है ना, आत्मिक भूख, उस भूख का सिर्फ एक निदान है ज्ञान। वो किसी से नहीं भरती। जो अंदर का खालीपन, खोखलापन, जिसको हम मॉल में घूम करके, गाड़ियां खरीद करके, पार्टी करके, नशा करके, कैसे कैसे लोग उस कमी को पूरा करना चाहते हैं कि कुछ तो है अंदर अधूरा जो शायद यहां से पूरा हो जाएगा। जिंदगी बार बार कहती है तुम्हारा अधूरापन कहीं और है, तुम पूरा कहीं और से कर रहे हो। तो
जो हमारा आत्मिक अधूरापन है वो सिर्फ ज्ञान से पूरा हो सकता है। अपने आप को इंगेज रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, लिखते रहिए, तभी तो होगा। आपने देखा ना, वो 7 साल पहले का ब्लॉग लिखा हुआ है उस तरह का, तो बिना पढ़ाई लिखाई का ही आउटपुट होता है। और बाकी हमें क्योंकि इंटरव्यूज लेने होते हैं तो हर डिपार्टमेंट के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। टेल मी अबाउट अ टाइम यू वर्कड अंडर अ डेडलाइन। ये भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अब ये सारे सवाल आपकी बिहेवियरल एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं कि तुम प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हो। कब तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो बड़ा डिफिकल्ट था तुम्हारे लिए और तुमने वो डिसीजन लिया, भाई जो कल मैंने आपको समझाया था, सार, सिचुएशन, एक्शन एंड रिजल्ट। अगला है व्हाट डू यू डू व्हेन अ टीम मेंबर इज नॉट पुलिंग हिज और हर वेट। अब आप टीम के लीडर हैं और एक ऐसा बंदा है आपकी टीम के अंदर जो अपना काम नहीं करता। जैसे मैंने अभी वो आपको क्वेश्चन दिया था ना कि भाई तुम्हारे बैंक के काउंटर पे आके एक इंसान जो है वो पूरा रकस क्रिएट करे, हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दे, हाउ वुड यू हैंडल दैट। सो ये उसी तरह की चीजें हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में जहां 10 लोगों की टीम है, सब लोग बात मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो टीम वर्क है, अगर कोई भी उसमें गड़बड़ करेगा तो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अगर आपकी टीम के अंदर ऐसा कोई है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो व्हाट डू यू डू, क्या करोगे आप व्हेन अ टीम मेंबर इज नॉट पुलिंग हिज और हर वेट, यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, वो अपना काम नहीं कर रहा। थिंक अबाउट अ टाइम यू मेड अ मिस्टेक, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। इसीलिए बहुत ईमानदार रहना, वहां ये नहीं दिखाना कि नो नो आई एम द मिस्टर परफेक्ट और आई एम द मिस परफेक्ट, नहीं, ये सब नहीं दिखाना है। वहां पे गलतियां सभी से होती हैं, इंसान है, और वो गलतियां, वही बार बार ये आप सुनते हैं, वो स्टेप है, वो स्टेप है, उससे सीखा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीकनेस वाले आंसर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं ये सारे आंसर्स ना, अभी जैसे मैं जनरल बता रहा हूं आपको, इनको पकड़ पकड़ के हम सभी पे बात करेंगे, इन पे लगेगी क्लासेस। दिक्कत तो नहीं है ना कि सर इतना ज्ञान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ये सारे एरियाज पे एक एक क्लास जाएगी कम से कम, तब जा करके आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप खुद से रिलेट कर पाएंगे कि मुझे अपने कहां कहां से कौन कौन सी बातें निकालनी है, क्या क्या करना है। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हम अभी ले रहे हैं। सो ये सारे आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं। Inappropriate or unethical questions. Questions which probe into your private life or personal background. Questions about your ethnicity, religion, sexual orientation, disabilities, marital status. ये भी कई बार घुसा जाता है, इन चीजों में घुसा जाता है आपको छेड़ने के लिए, परेशान करने के लिए, राइट। और ऐसे बहुत सारे पोस्ट भी आप देखते होंगे, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन कैसे हैं कुछ, हाउ ओल्ड आर यू, तो खैर वो तो होता ही है, डेटाबेस उनके पास पहले से। डू यू हैव चिल्ड्रन, राइट, इस तरह के सवाल। डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, व्हाट रिलीजन डू यू प्रैक्टिस। तो कुछ मतलब जो आपका पर्सनल डोमेन है, कई बार वो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, और जस्ट जिसको हम कहते हैं डिस्कॉम्फिट करना, कि आपको वो थोड़ा सा आपके कंपोजर को हिलाना चाहते हैं, वो आपके कंपोजर को हिलाना चाहते हैं, और वहां से फिर सवाल पैदा होता है कि भाई आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। सो ये इनअप्रोप्रिएट या अनएथिकल क्वेश्चंस कहा लिखा गया है यहां पे, बट उनको पूरा राइट है, इंटरव्यूअर को पूरा राइट है, वो जो चाहे पूछ सकता है, और आपको भी पूरा राइट है कि आप जो चाहें वो जवाब दे सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि वो जवाब आपके पक्ष में हो। जैसे कई बार बच्चे ये सवाल पूछते थे, क्योंकि मैं लास्ट में आपको ही मौका दूंगा सारे ज्ञान के बाद, तो उन्होंने कहा कि सर मान लो 5 क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा और मुझे 5 के आंसर नहीं पता थे, राइट। और उसके बाद वो पूछे कि नाउ व्हाई शुड वी हायर यू, या व्हाई शुड वी गिव एडमिशन टू यू, तो सर हम क्या जवाब देंगे फिर। तो फिर उसका भी जवाब बताना पड़ता है कि वहां पे क्या जवाब दे सकते हो तुम। वहां बोल सकते हो कि आई थिंक सर इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एंड कोइंसिडेंटली आई वॉज नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड मी, राइट, एंड बट मुझे फिर भी लगता है कि अगर आप मेरे एरिया से, ये एरियाज हैं जहां से मैं आंसर कर सकता हूं, और आप अगर यहां से सवाल पूछें तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो उसका भी तरीका है जवाब देने का। ये नहीं तुमको 5 सवाल पूछे गए, अब वो 5 जो हैं एक दूसरे का चेहरा भी देख रहे हैं, पता नहीं कौन आ गया है आगे टाइम खराब कर रहा है, और तुम सोच रहे हो अपनी आंखों में गिरे जा रहे हो नीचे, काश ये धरती फट जाती, मैं समा जाता, ये सब तो मेरी इज्जत एकदम जिसको कहते हैं कि इन अ ब्रॉड डे लाइट मेरा चीर हरण हो रहा है इधर तो।
नहीं, वहां कंपोजर खराब नहीं करना अपने कैंडिडेचर के ऊपर। अगर आप तुम्हारे अंदर दम है, अपने सब्जेक्ट मैटर पे कमांड है, यू हैव अ डिसेंट कमांड ओवर योर क्राफ्ट, योर सब्जेक्ट मैटर, योर कैंडिडेचर इज स्ट्रांग, सो आपको अगर कोई जितना चाहे, जितना मर्जी चाहे वो आपको परेशान करना चाह रहे हैं, आपको नहीं होना है, आपको नहीं होना है। आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता, घुमाने की कोशिश मत करिए, ईमानदारी से कह दीजिए सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट इफ यू कुड आस्क मी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज एरियाज आई कैन हैंडल। जैसे आप वो केबीसी में है ना, फ्लिप द क्वेश्चन, है कि नहीं ऑप्शन? नहीं आया, ठीक है साहब, आपने क्या कहा था? अच्छा, रिलीजन मिथोलॉजी से आपसे सवाल पूछना है, इकोनॉमी से पूछना है, पॉलिटिक्स से, आर्ट कल्चर, कहां से पूछ, तो आपकी चॉइस होती है ना। 10 टॉपिक दिए गए, अब आप बता दो, अब उसमें आप तो आपको बताना पड़ेगा। खैर नहीं बताओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो केबीसी वहां बैठे हैं, एक्सपर्ट से राय ले लो, लेकिन अब तुम नहीं बच सकते। अब मान लो 5 सवाल पूछा गया, यू वर नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और अब आपने कहा कि सर मेरे ना ये 5 सब्जेक्ट बहुत फेवरेट थे मेरे मेरे ग्रेजुएशन में, या ये 3 सब्जेक्ट बहुत फेवरेट थे, और सर आप यहां से सवाल कुछ भी चाहें पूछ ले, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अब अगर उन्होंने वहां से पूछा सवाल जिसकी दावत आपने खुद दी है, और फिर आप आंसर नहीं कर पाए, तब तो भाई साहब मामला गड़बड़ है, तब गड़बड़ है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ आप, आपका जो बैकग्राउंड पीछे का रहा है रिसेंट, बहुत पुराना नहीं चाहिए उनको, रिसेंट चाहिए। काम कर रहे थे 4 साल से 5 साल से काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी रखो, इन एंड आउट पूरी समझ रखो। पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि एक ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहा है इतने सारे सब्जेक्ट, उसमें सभी में कमांड हो। लेकिन मान लीजिए आपने मास्टर्स करी है, तो मास्टर्स तो आप एक सब्जेक्ट में करते हैं, तो फिर मास्टर्स करके वहां पहुंच रहे, पीएचडी करके वहां पहुंच रहे, तब आपसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी, उस सब्जेक्ट पे बहुत गहराई से कमांड होना चाहिए। ग्रेजुएट होके जा रहे हो तो 2-3 सब्जेक्ट पकड़ लो, जो 3 सालों में पढ़ा आपने, 4 सालों में पढ़ा, उसमें उनके बेसिक्स को एक बार ब्रश अप कर लो, राइट, दोहरा लो चीजें, किताब के पन्ने पलट लो एक बार इंटरव्यू में जाने से पहले, सो दैट कि अगर ऐसी घड़ी भी आ जाए कि यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट दे हैव आस्क्ड, पर्टिकुलरली योर एकेडमिक्स, so you can offer them कि sir you can ask me questions from this area and I think I would be able to answer the questions। आज शायद मेरा दिन अच्छा नहीं था, और जो सवाल आपने पूछे लकली मुझे नहीं, मतलब लकली क्या, अनफॉर्चुनेटली नहीं पता थे, लेकिन आप अगर यहां से पूछें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो आज यहीं पे विराम लगाते हैं, मुलाकात करते हैं सोमवार को, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अभी इसमें। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय एन इंटरव्यूई, इंटरव्यूअर के बाद, to determine if you are an appropriate fit for the company and position, prepare a list of questions for the interviewer, what type of assignments can I expect within the first year। ये आप भी तो सवाल पूछ सकते हो ना, वहां इंटरव्यू के लिए गए तो ऐसा थोड़ी कि वो मालिक है तुम गुलाम हो, तो आपने भी क्या क्या सवाल आप पूछ सकते हैं उसकी भी लिस्टिंग है यहाँ पे। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस कंपनी, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग दिस डिपार्टमेंट राइट नाउ। खैर ये स्टडीज आपकी भी अपनी होनी चाहिए कि आपको मान लो पता है, तब आपकी औकात है ये सब पूछने की। आप जिस इंडस्ट्री से आ रहे हो उसकी आपको समझ नहीं, राइट, और आप जिस तरह के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कि कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज रन करता है, और कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह के कोर्स को रन करती हैं, राइट। तो जैसे अभी एक है आई थिंक एग्रीकल्चर बिजनेस में मास्टर्स जो है, IIM अहमदाबाद में और IIM लखनऊ में था। तो अगर बच्चा क्लियर है कि भाई मुझे एग्रो बिजनेस में जाना है, तो उसको पता है मेरे को PGP प्रोग्राम इन्हीं 2 IIMs में मिलेगा, तो ये तुम्हारा रिसर्च होना चाहिए प्रॉपर कि व्हाट काइंड ऑफ कोर्स आई वांट टू परस्यू इन द लॉन्ग इन माय करियर, कहां कहां अवेलेबिलिटी है, क्या खासियत है, ये वो, तो ये सारी चीजें, ठीक है, स्ट्रेटजीज, ये सब बातें करेंगे हम। तो आई होप सो यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस, ये जर्नी, और बहुत कुछ रिवील करेगा ये जर्नी, ये यात्रा आपको आपसे मुलाकात करने का मौका देगा, ठीक है। चलिए सर, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं है पर्सनल क्वेश्चन। अनु यू हैव कंप्लीट राइट, आप ये कह सकती हैं बिल्कुल कि सर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, राइट। सो या आई एम नॉट कंफर्टेबल, डोंट वांट, नहीं सर, सॉरी सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज योर कॉल। मैंने वही कहा ना, इंटरव्यूअर कोई कनपटी की बंदूक थोड़ी रखा है। अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो आपको डिस्कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कंफर्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भाई वो आपका रिस्पांस देखें कि आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो अगर आप हैंडल कर पाते हैं, आपने जिंदगी में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो नॉर्मल मानकों से अलग है, और आपके पास अपने उस कदम का जस्टिफिकेशन भी है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उस चीज की तारीफ भी होगी कि नहीं तुम ढाक के 3 पात नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी स्क्रिप्टेड
नहीं है, तुम्हारे रोल्स किसी दूसरे ने नहीं लिखे हैं, तुम लिटरली अपनी जिंदगी होशो हवास में जी रहे हो। अगर आप ये बता पाते हो, प्रोजेक्ट कर पाते हो अच्छे तरीके से, तो उसका भी वेलकम है। आपका जो मैं नहीं बात करना चाहता उसका भी वेलकम है। नाउ इट इज देयर कॉल कि वो आपको क्या करें, क्योंकि इंटरव्यू इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। यू कांट क्लेम कि मैंने ये कहा था तो उन्होंने क्यों नहीं किया। वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग कि हाँ क्या नहीं, क्या गलती हो सकती है, बट आप कभी क्लेम नहीं कर सकते। कई बार 5 मिनट के इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, आधा घंटे के बाद नहीं होता। आधा घंटे वाला कॉन्फिडेंट होकर निकलता, अच्छा आधे घंटे बात करिए, क्या बात है, पांचों लोगों को लग रहा है मैं बहुत पसंद आया, मुझे तो पूरी उम्मीद है। और ये जो 5 मिनट में निकल आया था, उसका लगा अच्छा इसको इतना जल्दी भेज दिया, लग रहा है इसका उतना अच्छा नहीं हुआ। ये सब वाहियात परसेप्शन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है 5 मिनट वाले का सिलेक्शन हो जाए और आधे घंटे वाले का ना हो। अब तुम 5:30 बजे पहुंचे, 6 बजे तक फाइनल को बैठने का था, किसी और को उन्हें इंटरव्यू करना नहीं था, चाय पीते पीते तुमसे बात कर ली आधे घंटे, तो तुम्हें ये अगर लग गया, इस गफलत में आ गए, अरे मैं लग रहा पसंद आ गया इनको, तो ये बेवकूफियां हैं। पसंद आ भी सकते हो, ऐसा नहीं, कोई इसीलिए कोई रूल नहीं है यहाँ पे। पसंद आ भी सकते हो, इसलिए अच्छी बातचीत कर रहे थे, उनको इंगेज कर पाए, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने आपका इंटरव्यू किया और आपने अच्छे से संभाला। आप अच्छे ड्राइवर थे पूरे प्रोसेस के, आप अपनी तरफ गाड़ी लेके गए जिधर चलाना आपको अच्छा आता है, तो फिर आपका काम बन गया। तो इसीलिए बस वही है कि भाई ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, सिंपल रहिए। ये समझिए कि हाँ दो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ईमानदारी से बात करनी है, कोई नाटकबाजी नहीं करनी, किसी आपको फियर में नहीं आना है। ये जरूर ध्यान रखना है, ये किसी मैं काबिल हूं तभी बुलाया गया है। इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, नॉट द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो पहले हो जाता है रिटन एग्जाम में। तो इस सोच के साथ अगर आप जाओगे ना, तो आप नर्वस नहीं होगे। आप समझोगे अच्छा हाँ यार इतने लोगों ने, 100 लोगों ने दिया पेपर, ये 10 लोगों को बुलाया गया है, तो मैं टॉप 10 लोगों में हूं, 90 तो बाहर निकल गए, काबिल हूं मैं। तो ये अपने अंदर, अपनी आंखों में अपने लिए इज्जत लेके अगर आप जाओगे, तो आप नहीं होगे नर्वस। और जो जो बातें आपको बताऊंगा इस पूरे प्रोसेस में, उसकी तैयारी करके जाएंगे, तब तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप नर्वस रहें। मैं अगला एक छोटा सा ना इंटरव्यू बूट कैंप भी शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं मेरे पास। तो वो लंबा कोर्स नहीं हुआ, दैट विल बी टोटली ऑन इंटरव्यू, और उसमें वो बैच भी फटाफट तुरंत बंद हो जाएगा। हो सकता है पहले ही दिन उसका एडमिशन क्लोज हो जाए, बिकॉज आई विल नॉट हैव मोर देन 200 स्टूडेंट्स। हो सकता है वो पहले 2 घंटे में ही बंद हो जाए वो, क्योंकि मैं फिर उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे आपसे बात करनी होगी। जैसे जो स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्टेड, जिनकी कहानियां आपको बताई मैंने, उनसे बिना बातचीत किए मैं उनकी जिंदगी के प्लसेस माइनसेज, स्ट्रेंथ वीकनेसेस उनको नहीं बता सकता कि उनको कैसे आंसर करना। मैं तो यहाँ जनरल बता रहा हूं। तो उसमें ये कोशिश हम करेंगे कि मैं आपके साथ वार्तालाप कर पाऊं, आपको पर्सनली कम से कम मैं 1 घंटा दे पाऊं ज्ञान के अलावा। आपको हो सकता है, आपको तो खैर यहाँ ज्ञान मिल ही जाएगा, आप बाकी अपने भाई बंधुओं को भी रेकमेंड कर सकते हैं जो किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और उसके लिए मुझे आपका थोड़ा डेटाबेस चाहिए होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल की, क्या आपने किया है, पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेशर हो, तो एक मुझे आइडिया लगना चाहिए कि हाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूं आपको इंटरव्यू से पहले, जिसको आप आंसर लिख करके मुझे ईमेल करेंगे। चले साहब, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लेट्स कैच अप ऑन मंडे। और अगले 2 दिन खूब अच्छे से स्पीकिंग की तैयारी करिए। आप बोलिए, अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा सुनिए और उसको बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग करिए, अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, उच्चारण पे ध्यान दीजिए। अब तो हम उस बेसिक्स के बाद हम कंटेंट वाले लेवल पे आ चुके हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो जो पीछे सिखाया गया उसकी प्रैक्टिस आप लगातार जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स कैच अप ऑन मंडे। थैंक यू।